नमस्कार, MH1 न्यूज के इस मेगा पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। लोकसभा चुनाव में महज 1 साल बचा है और विधानसभा चुनाव का बिगुल भी उसके कुछ महीने बाद ही बजने वाला है। जी हां, और इस बिगुल के बजने के पहले हम लेकर आए हैं MH1 एक्सप्रेस। इस MH1 एक्सप्रेस के जरिए हम सूबे में विकास की रफ्तार को नापेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तमाम नेताओं से, राजनेताओं से, आपके नुमाइंदों से कि क्या विकास की रफ्तार चौथे गियर में पहुंची है या फिर नहीं। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 साल के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में कौन कौन से स्पीड ब्रेकर आए हैं विकास के काम में। जी हाँ, विकास की रफ्तार स्पीड ब्रेकर के साथ क्या हौले हौले बढ़ रही है, कितने काम किए गए, कितने वायदे किए गए, कितने पूरे हुए, किन पर काम शुरू नहीं किया गया और कौन अभी पाइपलाइन में है। इन तमाम बातों की पड़ताल करेंगे और उन राजनेताओं से बात करेंगे जिनको आपने चुनकर विधानसभा या फिर लोकसभा में भेजा है। और नेताओं को हम बिठाएंगे अपनी इस MH1 एक्सप्रेस बस में और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या रफ्तार उतनी ही तेज है जितने दावे किए जा रहे हैं। जी हाँ, विकास की रफ्तार चौथे गियर में पहुंची है या फिर अभी स्पीड बेहद स्लो है। साथ ही साथ उन तमाम सवालों के जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान हैं पूर्व मंत्री विपुल गोयल जी। विपुल गोयल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा की सियासत विधानसभा चुनाव में मात्र 1.5 साल बचा हुआ है, किस ओर बह रही है, किस दिशा में जा रही है और इसके क्या नतीजे होने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस का ये सफर और सबसे पहले आमंत्रित करते हैं विपुल गोयल जी को। बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है रेणु जी, धन्यवाद। चलिए आइए एक्सप्रेस में। विपुल जी नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार। आपका स्वागत है MH1। MH1 एक्सप्रेस में सवार हो चुके हैं पूर्व मंत्री विपुल गोयल। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में जनता की क्या उम्मीदें हैं और पिछली बार जो जनता की उम्मीदें थी वो कितनी खरी रही। इस बार अगर हम विपुल गोयल से जानें कि विपुल गोयल क्या सोचते हैं फरीदाबाद की जनता के बारे में, खुद के पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसके बारे में, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। विपुल जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बहुत कम वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में। सबसे पहले तो हम अभी तक का जो कार्यकाल रहा या जो विकास कार्य हुए हैं फरीदाबाद की जनता के लिए जो किए गए, क्या आप व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हैं? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव है, पहले तो मैं कहना चाहूँगा विकास कार्य तो रेगुलर 5 साल में हुए ही हुए हैं, जो चाहे देश की नरेंद्र मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश में मनोहर लाल जी की सरकार हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और जो जनता है वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को और उनकी उपलब्धियों को वोट देने वाली है। लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे, उनके नाम पे लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पे पिछली बार भी लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी ने एक बम्पर जीत भी दर्ज की। क्या तैयारियां हैं, क्या लग रहा है जिस तरह सियासी गलियारों में इस समय एक नई सुनने को आ रही है चर्चा कि विपुल गोयल साहब भी लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के लिए भी एक बार फिर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस तरह की तैयारियां विपुल गोयल साहब आप मान के चल रहे हैं, पार्टी किस तरह विश्वास जताएगी आपको? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। रही जनसंपर्क की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन लोगों के बीच में रहता है और आप देखते हैं कि चाहे सुबह से शाम तक लोकसभा की बात हो, चाहे फरीदाबाद क्षेत्र की बात हो, क्योंकि मैं मंत्री होने के नाते सभी लोगों से पूरे हरियाणा के अंदर ही संपर्क रहता है, तो लोगों का आना जाना, दुख तकलीफ़ों में भी इकट्ठा होना रेगुलर रहता ही है। लेकिन ये चुनाव लड़ाना हमारा शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो विपुल गोयल हर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। लेकिन ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करना है, लेकिन लोकसभा के लिए आप भी तैयार हैं। विपुल जी, आपने कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। पिछली बार जब हमने देखा एक अलग आपकी छवि नजर आई थी, एक भावुक विपुल गोयल जिसे हमने शायद ही कभी देखा हो, क्योंकि विपुल गोयल को बहुत एक टफ मंत्री के रूप में जाना जाता है जो कि जनता के कामों में हमेशा तत्पर रहे। लेकिन वो भावुक विपुल गोयल आज भी सबकी आंखों के सामने हैं। जब आपने कहा कि पार्टी हमारी माँ है, जब भी सेवा का अवसर मिलेगा, आपको लगता है वो खलिश अभी भी बाकी है और क्या इस बार उसकी पूर्ति होनी चाहिए? हमने जो सवाल किया कि एक टफ विपुल गोयल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विपुल गोयल, तो मंत्री के नाते लोगों को डिलीवर करने के लिए और काम को करने के लिए वो आदमी को फर्म होना बहुत ज़रूरी है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के लिए स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि
निर्णय तभी पूरे हो पाते हैं जब फॉर्म होकर और स्ट्रेट एक सीधी अप्रोच रखकर और बहुत कड़े निर्णय जब हम लोग करते हैं तभी उनका रिजल्ट भी मिल पाता है। और रही भावुक की बात, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति कितना स्ट्रांग हो, उसके पीछे एक इंसान तो होता ही है। तो जैसी परिस्थितियाँ होती हैं रही, क्योंकि संवेदनशील नहीं होगा, अगर भावुक नहीं होगा तो फिर इंसान ही क्या, एक कंप्यूटर हो गया, एक मशीन हो गई। तो इसलिए विपुल गोयल अपने हर फील्ड में, चाहे वो जनता के बीच में हो, चाहे भावुकता की बात हो, चाहे कामों को इम्प्लीमेंट कराने की बात हो, तो उस तरीके का नज़रिया रखकर हमें चलना पड़ता है। और रही उसकी बात, मैंने कहा ना कि शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन चुनाव लड़वाएगा, कौन संगठन में काम करेगा, कौन सत्ता के अंदर काम करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुझे जिम्मेवारी देगा, और मुझे लगता है कि अब की बार जिम्मेवारी देगा और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ूंगा। आपको प्रदेश की जनता, आपको फरीदाबाद की जनता भावुक भी मानती है, लेकिन आपके जो विपक्षी हैं, चाहे आपकी पार्टी के लोग हैं और चाहे विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो कहते हैं केवल भावुक होने से काम नहीं चलता है। जब आप उद्योग मंत्री थे, फरीदाबाद के लिए क्या किया वो सवाल भी उठाते हैं। आपकी पार्टी के लोगों ने भी काफ़ी बार सवाल उठाया कि मदर यूनिट कोई नहीं आई फरीदाबाद में, बड़ा विकास का काम आपके दौरान भी और उसके बाद भी अभी तक नहीं हुआ। एक सवाल उठाया जाता है आपको लेके भी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों कार्यकाल के दौरान। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भावुक विपुल गोयल और एडमिनिस्ट्रेटिव विपुल गोयल। जब विपुल गोयल ने सत्ता संभाली और अपना मंत्रालय संभाला, तब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा 13वें नंबर पे था। और जब 3.5 साल के कार्यकाल के बाद मैंने वो पद छोड़ा तो हम 3रे नंबर पर थे, जिसे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा कि हरियाणा 13वें पायदान से 3रे नंबर पर आया। दूसरी मिनिस्ट्री विपुल गोयल के पास स्किल डेवलपमेंट थी। हम जब मैंने सत्ता संभाली, मैं उस मंत्रालय को संभाला, तो हम हरियाणा जो पूरे देश के अंदर 16वें नंबर पर था। और 3.5 साल के कार्यकाल के बाद जब विपुल गोयल ने वो मंत्रालय छोड़ा, चैंपियन ऑफ चेंज, हम नंबर 1 पे तो थे, हमारे से 10 नंबर आगे भी कोई नहीं था। और रही इन्वायरमेंट की बात, इन्वायरमेंट के अंदर एक साल तक जो पॉलिसीज़, जो एनओसीज लंबित रहती थी, उसको हमने पब्लिक इंटरफेस को ख़त्म करके ऑनलाइन सिस्टम करके उस भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया और 15 दिन के अंदर एनओसीज देने का काम किया। तो ये तो रही जो काम करने की बात है। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मदर यूनिट की बात। एक IMT जो 3000 एकड़ से ज़्यादा एरिया के अंदर यहाँ पर बसा हुआ है, और फरीदाबाद का मैं कहूँगा कि एक फरीदाबाद का हार्ट है, जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक सिटी होने के नाते वो सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा था, उसको डेवलप करने का काम, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़, आज हज़ारों इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर चल रही हैं, वो करने का काम माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बिल्कुल जी, आपने एनवायरनमेंट की बात की। एनवायरनमेंट की हम भी बात कर लेते हैं, लोग भी बात करते हैं, और इनफैक्ट एनवायरनमेंट को लेकर तो दुनिया बात करती है। फरीदाबाद के एनवायरनमेंट को लेकर इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट शायद दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से आप रहे, यहाँ पे आपके बाद भी लोग रहे, आपसे पहले भी। ये समस्या का हल क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस समस्या का हल के लिए देश की सरकार भी, प्रदेश की सरकार रेगुलर प्रयत्न करती रही है, लेकिन एक जोग्राफिकल स्टेटस इस तरीके का कि दिल्ली के साथ लगते हुए एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली है, दिल्ली का पार्ट है। और जिस तरीके का ट्रैफिक और पोल्यूशन, और आप देखते होंगे कि जो कंस्ट्रक्शन, जो डेवलपमेंट है देश की राजधानी होने के नाते, NCR होने के नाते, वो रेगुलर 12 महीने नियमित तरीके से चलता है। और मौसम, जब आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी के महीने में हवा का दबाव जब होता है, या पराली जलाने का काम जिसमें बहुत कमी आई है, हरियाणा की सरकार ने भी बहुत प्रयत्न किए हैं उसमें कमी लाने के लिए। जो कमी आई है उससे पोल्यूशन की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है। बात आपने कही विपुल जी कि काम बहुत ज़्यादा करना है। मेरा सवाल मैं चाह रही थी यही पूछूं, हालांकि डिप्लोमेटिक आंसर्स हैं, क्योंकि आप, चूँकि आपकी पार्टी सरकार में है, आप हमेशा यही कहेंगे कि हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन विपुल जी, हकीकत यही है कि अभी भी फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो कनेक्टिविटी उस तरह से नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी भी समस्याओं का अंबार है, चाहे खुले हुए सीवरेज हो या जिन सड़कों पर अभी एक्सप्रेस चल रही है उसकी रफ्तार भी हम देख पा रहे हैं कि कितने गड्ढे हैं। ये गड्ढे आखिर कैसे भरेंगे, कब भरेंगे, विपुल गोयल की उसमें क्या भूमिका रहेगी, और आपको लगता है कि आपके कार्यकाल या उसके बाद चीज़ें उस ट्रैक पर नहीं गई जिस ट्रैक पर होनी चाहिए थी? देखिए, डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है, एक दिन का काम नहीं है, रेगुलर प्रोसेस है। सड़क बनेगी, उसमें खड्डे भी होंगे, वो रिपेयर भी होंगे, सड़कें नई भी बनानी पड़ेगी। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की बात,
कि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी, जब आश्रम से चलकर आप फरीदाबाद के अंदर आते थे तो कितना बड़ा जैम की स्थिति होती थी और किस तरीके का माहौल होता था। लेकिन आपने देखा आज जो हरियाणा का बॉर्डर है, हरियाणा के बॉर्डर से लेकर आप यूपी उत्तर प्रदेश तक जो हरियाणा का बॉर्डर लगता है, किस तरीके की स्थिति है। आप जाएंगे कि सिर्फ 30 से 35 मिनट्स के अंदर आप उसे पार कर देंगे। रेड लाइट फ्री सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो काम किया, मैं माननीय नितिन गडकरी जी से मिला था, जो NHAI के मंत्री भी हैं, तो कि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी के बारे में बात की, तो मैंने लेटर लिखे, चाहे आश्रम का अंडरपास हो, वो लेटर भी मैंने लिखा था। उन्होंने उसे सोचा, आश्रम के अंडरपास बनाने की बात कही। और एक जो काम अभी हमें करना था, जो रह गया, कि आश्रम से लेकर बदरपुर तक इसे रेड लाइट फ्री करने का काम, लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी ने जो मैंने प्रपोजल दिया था, एक और नया हाईवे बाईपास फरीदाबाद को देने का काम, DND से लेकर मानेसर तक जो आप देखते हैं कि आप पीछे से जो है, मैं समझता हूँ अगले 2024 में वो बनकर तैयार हो जाएगा। और आश्रम से DND से हमारे फरीदाबाद की दूरी मात्र 20 से 25 मिनट की रहेगी। कनेक्टिविटी की बात, ये कनेक्टिविटी की बात, आप मंत्री भी रहे हैं, एक सवाल ये उठता है, विपक्ष की ओर से लगातार बोला जाता है कि मेट्रो से कनेक्टिविटी पिछली सरकार के दौरान हुई, आपकी 2 टर्म की सरकार हुई, उसके बाद सिर्फ 3 शहर जो पिछली सरकार जोड़ के चली गई मेट्रो से, उसके बाद कोई विस्तार नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कनेक्टिविटी को लेकर बातचीत तो बहुत होती है, लेकिन कनेक्टिविटी को लेकर काम कितना होता है, ये सवाल बड़ा हुआ। साहब, प्रपोजल बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क है। पुरानी सरकार ने प्रपोजल बनाई, मैंने कहा ना 3000 एकड़ का एक ज़मीन का टुकड़ा IMT नाम दिया गया, लेकिन उसको बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मेट्रोज की प्लानिंग करना और बात है, उसको लाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और रही कनेक्टिविटी की बात, आज हरियाणा के अंदर पिछले 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर, मैं समझता हूँ 17 से ज़्यादा नए हाईवेज जो फरीदाबाद को, जो हरियाणा को कनेक्ट करने का काम, हरियाणा की बीच में से निकलने का काम, हरियाणा को देश के अन्य स्थानों से जोड़ने का काम, वो मात्र पिछले 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर हुआ। और आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे फरीदाबाद की कनेक्टिविटी। आप देखिए जो KMP बनाने का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ईस्टर्न पेरिफेरी का काम है, पूरा राजस्थान से जोड़ने का काम, दिल्ली बॉम्बे मेट्रो का काम, दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर बनाने का काम, कितना बड़ा काम कनेक्टिविटी का हरियाणा में जो हुआ है देश की और प्रदेश की सरकार। अच्छा, ये सारे बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा काम जो यहाँ के लोग आपसे जानना चाहेंगे, आप रहे मंत्री, वो छोटा सा काम ये है कि एक तो पीने के पानी की समस्या और एक बरसाती पानी की निकासी। 2 घंटे बारिश हो जाए तो 3 घंटे पानी सड़कों। बिजली की समस्या भी विपुल जी, अभी रिसेंटली हम आपको बताएं कि अभी लोग सड़कों पर उतर गए, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी उनको नहीं है, अगर पानी आता भी है गंदा पानी आता है, खुले हुए मेन होल है जिसकी वजह से इतनी दुर्घटनाएं हैं, आवारा पशु हैं। मतलब फरीदाबाद में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपको सड़कों पर नहीं देखने को मिलेगी। देखिए, मैं कोई भी डिनायल नहीं करूंगा इस बात से कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा शहर है कि उसमें कोई खामियां नहीं होंगी। मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कहूँगा जो अनरियलिस्टिक बातें हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे सड़कों के रेगुलर डेवलपमेंट की बात हो, बनने की बात हो, आपने देखा होगा पिछले 2 साल के अंदर इसी विधानसभा के अंदर सैकड़ों करोड़ की नई सड़कें बनने का काम हुआ और रेगुलर चल रहा है, टेंडर्स प्रक्रिया चल रही है, रेगुलर बन रहा है। और रही आपने जो कहा पीने के पानी की समस्या, मैं समझता हूँ फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। मोमेंट्री कोई छोटी मोटी कहीं तकलीफ, कोई लाइन ब्रेकेज हो जाए, कुछ और हो जाए, कोई लाइन की कनेक्टिविटी हो जाए, अदरवाइज मेजर प्रॉब्लम किसी तरीके की। हाँ, जो पानी की निकासी की बात है वो मैं मानता हूँ हमने उस पर बहुत काम किया, लेकिन अभी हमें उस पर और काम करने की ज़रूरत है, नो डाउट। और मैं समझता हूँ आने वाले कुछ सालों के अंदर इसे हम बिल्कुल खत्म करें। हर बरसात में जो है पानी में झूलती हुई, तैरती हुई गाड़ियाँ जब दिखाई देती हैं तो लोगों को लगता है कि क्यों हम अपने नेता पे भरोसा कर रहे हैं, क्यों हम उसको आगे बढ़ाने। नहीं, मैं मानता हूँ कि फरीदाबाद का एक छोटा सा एरिया, जो छोटा सा एरिया, बाकी सबको हमने कवर करने का काम किया, छोटा सा एरिया और बचा हुआ है। और मैं समझता हूँ उस पर रेगुलर काम चल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी रोड्स को हम पीछे बाईपास से मिलाने का काम कर रहे हैं, नए सीवरेज डालने का काम किया है। तो आने वाले सालों में उसमें बहुत कमी आने का मुझे उम्मीद है और अगले 1-2 सालों में हम पूरी की पूरी प्रॉब्लम को ख़त्म करने का काम करें। 2 टर्म्स के बाद भी अभी फरीदाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ से केंद्र में भी मंत्री हैं, विपुल गोयल जैसा बीजेपी का कद्दावर नेता है, जनता के बीच जाता है, मौजूद रहता है, सुबह से शाम तक की दिनचर्या हमने आपकी देखी है, वॉच की है, सर्वे किया है हमने विपुल जी, लेकिन वो संतुष्टि अभी जनता में नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब देखिए इस बार पेपरलेस विधानसभा का एक चलन आया कि पेपरलेस विधानसभा है,
कई जगहों पर हमें ये सुनने को मिलता है कि नेतालेस है ये इलाका, यानी जो उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी मौजूद नहीं रहते हैं। इस लैक्टेस को आखिर कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ, जो व्यक्ति अलग है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीति की बात करता हूँ। मनोहर लाल जी का फरीदाबाद की डेवलपमेंट के प्रति मैं उनके लगाव की बात करता हूँ। तो फरीदाबाद के प्रति विपुल गोयल यहाँ पर मंत्री था, और मैं कभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कोई भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेकर गया, मुझे नहीं लगता उन्होंने सिंगल प्रोग्राम को भी डिनाइल किया। और अपनी विधानसभा के अंदर मैं समझता हूँ हरियाणा के इतिहास में आज तक 2100 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट माननीय मनोहर लाल जी ने कराया। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं, जो जिम्मेवारी पर हैं, लोगों को और एफर्ट्स करने चाहिए, करते भी हैं, लेकिन जनता की जैसी अपेक्षा है हमें उस पर ही काम करना चाहिए। देखो, ये सियासी शो है और हम जानना चाहते हैं, इनफैक्ट फरीदाबाद के लोग जानना चाहते हैं और आपके विपक्ष के और आपकी पार्टी के भीतर के लोग भी जानना चाहते हैं। फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक ठाक है? हाँ, फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी, देखिए जितना बड़ा परिवार, आप एक परिवार ले लीजिए, एक बड़ा जब परिवार हो जाता है उसमें मतभेद बहुत बातों पर होते हैं। इवन डिनर टेबल पर मतभेद हो जाते हैं कि ये नहीं बना, वो नहीं बना। तो ये इतना बड़ा कुनबा है भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा पिछले 10 साल के अंदर इतना वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी होगी। तो उसमें मतभेद तो होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते। हर व्यक्ति पार्टी लाइन पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है, और सभी लोग पार्टी लाइन पर चलने का काम करते हैं। छोटी मोटी बातों में मतभेद हो सकते हैं। विपुल जी, थोड़ा सा हार्श मेरा सवाल शायद आपको लग सकता है, लेकिन इसी मतभेद जिसे आप मनभेद मानने से इनकार कर रहे हैं, उसने पिछली बार आपके आंसू निकाल दिए थे। इस बार विपुल गोयल ने जो कुछ किया है फरीदाबाद की जनता के लिए या अपनी पार्टी के लिए, एक बार फिर से आला कमान तक वो चीज़ पहुंचेगी। और विपुल गोयल खुद को क्या दावेदार के रूप में देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में? मैंने कहा ना कि विपुल गोयल ज़रूर दावेदार है, विपुल गोयल ज़रूर जनता की सेवा करना चाहती है, लेकिन ये निर्णय हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। शीर्ष नेतृत्व जो भी जिम्मेवारी लगाएगा, विपुल गोयल उसे बखूबी निभाने का काम करेगा। चाहे वो विधानसभा चुनाव लड़ाएं, चाहे लोकसभा चुनाव लड़ाएं, चाहे संगठन में कोई काम दें, विपुल गोयल पूरे दिल से उस काम को करने का काम करेगा। रही फरीदाबाद की जनता की भावनाओं की बात, तो भावनाएं विपुल गोयल के साथ हैं, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपुल गोयल जरूरी नहीं है सत्ता में रहकर उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करे, सत्ता के साथ रहकर भी हम लोग उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन पर काम करने का काम कर रहे हैं। और पार्टी अगर व्यक्तिगत तौर पर दुख हुआ विपुल जी, क्योंकि एक आप एक्सपेक्टेड कैंडिडेट थे, विपुल गोयल की जिस तरीके से छवि रही है फरीदाबाद में, एक्सपेक्टेड कैंडिडेट का इस तरीके से फ्रेम से हट जाना, आपका लोगों के सामने आना, आपको, हालांकि उस बात को एक लंबा अरसा हो चुका है और आपने उस चीज़ को बखूबी निभाया कि आपने जो पार्टी से कहा कि पार्टी मेरी माँ है और मैं सेवा करता रहूंगा, व्यक्तिगत तौर पर विपुल गोयल को कितना दुख हुआ? नहीं, व्यक्तिगत दुख की कोई बात नहीं है। विपुल गोयल जो भी था भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, 5 साल का कार्यकाल दिया, इतना बड़ा डेवलपमेंट का मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इंडिविजुअली विपुल गोयल कुछ नहीं था। विपुल गोयल को जो सब दिया, विपुल गोयल को जो एक प्लेटफॉर्म दिया, इतना बड़ा डेवलपमेंट की जो लाइन खींचने का मौका दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसलिए ठीक है कि जनता की भावनाओं के साथ कुछ समय के लिए बह जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा एक संगठन है, वो अच्छे तरीके से जानता है किस व्यक्ति की कब ज़रूरत है, किस व्यक्ति का उपयोग कब किया जाए, और छोटी मोटी बातें, कमी पेशियाँ हो जाती हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए। जो भी विपुल गोयल था वो भारतीय जनता पार्टी की वजह। तो मान के चले कि विपुल गोयल उतनी ताकत के साथ दोबारा मैदान में डटे हुए हैं। अब की बार दशहरे के मौके पे राजनीतियाँ सामने नहीं आएंगी और तीर निशाने पे लगेगा। देखिए, दशहरे के मौके पर राजनीति तभी भी सामने नहीं आई थी, जनता की भावना की बात थी। मैं आज भी उस बात को दोहराऊंगा कि जनता के और सामाजिक जो कार्य हैं उसमें पॉलिटिकल लोगों को दखल नहीं देना चाहिए, उनको जनता के हिसाब से चलने देना चाहिए। और रही उसकी बात, कोई राजनीतिक मतभेद ना पहले था ना आज है मतभेद, तो इसलिए जो भी मेरा सवाल अभी भी वही है विपुल जी, आपने कहा कि जनता की भावनाओं के अनुरूप, क्योंकि आपकी पार्टी भी ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है, या कमोवेश हर पार्टी में होता है कि जिस नेता की छवि अच्छी होती है या जिसको लगता है कि हाँ ये हमारा जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, ये सारी खूबियों के बावजूद विपुल गोयल पिछली बार क्यों पीछे रह गए, और खलिश क्या अभी भी है विपुल गोयल जी? मैंने कहा ना, कोई खलिश नहीं। मैंने बताया ना, पहले मौका भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया विपुल गोयल को परफॉर्म करने का। कोई बात रही होगी, कोई लगा होगा कि उन्हें विपुल गोयल की उपयोगिता यहाँ नहीं संगठन में, उसमें मनभेद और मतभेद की कोई भूमिका नहीं थी। कोई व्यक्ति यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, ये व्यक्तियों का भुलेखा है, व्यक्तियों का अपना। मैं कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो उसकी गलतफहमी है। यहाँ कोई व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
मिलकर जो निर्णय लेता है उसी पर काम होता है। ये व्यक्तियों की भूल है कि मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ करा दिया, ऐसा कुछ नहीं। आखिरी 2 सवाल बिल्कुल। पिछली बार आपने ये कहा था कि जो समर्थक फैसला लेंगे उसके बाद में विचार करके पार्टी में रहना है, अलग से लड़ना है, किस पार्टी में जाना है, ये फैसला मैं समर्थकों से बात करने के बाद। अब की बार विपुल गोयल ऐसा विपुल गोयल ने कभी भी नहीं कहा। हमेशा ये कहा भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। जो प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसी से विपुल गोयल परफॉर्म कर सका और आगे भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर विपुल गोयल एक्टिव राजनीति के अंदर आया था और विपुल गोयल एक्टिव राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की बात ना विपुल गोयल ने कभी कही। ये तो सिर्फ लोग प्रचार करने के लिए या पॉलिटिकल गॉसिप का जो मुद्दा होता है लोग बात करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बड़ी अहम बात विपुल जी आपने कही कि ये जनता या भारतीय जनता पार्टी जो आपको जिम्मेदारी देगी आप उसको बखूबी निभाएंगे। इस जिम्मेदारियों को देने का समय जो है धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। जनता से आप जनता के बीच में हर रोज़ जा रहे हैं। जनता यही चाहती है कि भाई जो उनका कैंडिडेट है या जो उनका नेता है वो एक तरीके से चुनौती पेश करे, सत्ता में आए, उसकी मौजूदगी रहे। जैसा आपने कहा कि आप सत्ता से बाहर रहकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी वजह हो जाती है कि वो सारे किए गए काम क्यों आला कमान तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए इसमें बहुत बड़ा रोल, कहते हैं ना मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये सब काम तो आपका है, मेरा काम तो लोगों के बीच में जाना है, लोगों के सुख दुख में रहना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना है, उनको एड्रेस करना है, उनके बारे में आगे बात करना है, शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाने का काम करना है, जो जहाँ जो कंसर्न अधिकारी है उन तक पहुँचाने का काम है। बाकी तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व और आप लोग पहुँचाने का काम करें। मीडिया की जरूरत है आला कमान तक अपनी बात को पहुँचाने। मैंने कहा ना विपुल गोयल की आवाज़ को नहीं, एक जो ग्राउंड फीडबैक है उसको मीडिया पहुँचाने का काम करता है। और ऐसी उम्मीद जनता भी, हमारे राजनीतिक दल भी, सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि मीडिया जो है निष्पक्ष बातें उन तक पहुँचाए और जो जनता का क्या स्वभाव है, जनता का क्या मूड है, उसको ऊपर तक पहुँचाने का काम करें। तो हमारे साथ थे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल साहब। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वो सच्चे सिपाही हैं, लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और करते रहेंगे और डटे भी हुए हैं मैदान में। पार्टी क्या निर्णय लेती है ये पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी, बहुत शुक्रिया MH1 एक्सप्रेस में सवार होने के लिए और उन तमाम बातों को हम तक साझा करने के लिए जो खुद आपके व्यक्तिगत मन में है। साथ ही साथ जनता जो जवाब आपसे जानना चाहती थी वो जवाब भी उनको मिला है और जवाब यही है कि विपुल गोयल इस बार फिर से तैयार है खम ठोकने के लिए, प्रतिद्वंदियों को चित करने के लिए। बहुत शुक्रिया विपुल जी। रेणु जी और प्रदीप जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। MH1 की जो आपने बस आज लेकर आप लोग निकले हैं, ये आपका कार्यक्रम सफल हो और निष्पक्ष हरियाणा की स्थिति आप नेतृत्व तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया विपुल जी, थैंक यू।